हमने हाल ही में यूरोप में रूसी तोड़फोड़ का एक बेहद लापरवाह अभियान उजागर किया है। ब्रिटिश अभियोजकों के अनुसार पूर्वी लंदन के एक गोदाम में लगी आग के पीछे रूसी खुफिया सेवाएं थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में पाया गया कि मॉस्को ने ब्राजील का इस्तेमाल अपने वैश्विक जासूसी अभियान के लिए लॉन्च पैड के रूप में किया। पश्चिमी अधिकारियों का कहना है कि रूस का लक्ष्य यूरोपीय समाज में विभाजन पैदा करना है। केजीबी के दिन शायद लंबे हो सकते हैं, जा चुके हों, लेकिन डर, राज्य का खुफिया तंत्र अब भी मौजूद है। रूसी साम्राज्य प्रारंभ से ही जासूसी पर निर्भर रहा है। प्राचीन गुप्त पुलिस, जिसे जार इस्तेमाल करते थे, से लेकर डरावनी और घातक केजीबी तक, ऐसा लगता है कि रूस का जासूसों और रहस्यों से गहरा नाता रहा है। वर्षों बाद रूस ने एक नई, अधिक खतरनाक जासूसी एजेंसी स्थापित की है। नई जासूसी इकाई डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल टास्क्स या एसएसडी यूक्रेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई हेतु गठित की गई है। हालांकि यह अभी भी नई है, लेकिन इसने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, मौतों और हत्या के प्रयासों की लंबी सूची बना ली है। इस गति से रूस जल्द ही यूक्रेन से ध्यान हटाकर अमेरिका और शेष विश्व पर फोकस करेगा। इस एक कदम से पुतिन ने युद्ध को मोर्चे से आपके शहरों, आपके पड़ोस और आपकी नौकरियों तक ला दिया है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 2024 के अंत में इस नई जासूसी इकाई के एजेंटों ने ब्रिटेन जाने वाले एक विमान में बम लगाया। सौभाग्य से यह विमान में नहीं बल्कि बर्मिंघम के एक डीएचएल वेयरहाउस में आग लगी। टॉम कॉस्टेलो हमारे साथ हैं। टॉम, यह बहुत चिंताजनक है। आपने क्या पाया? वाकई में ऐसा ही है। विस्फोटक जर्मनी और ब्रिटेन में डीएचएल कार्गो हब्स में फटे। अगर विमान हवा में था और बम फट जाता तो जर्मन घरेलू खुफिया एजेंसी के प्रमुख का कहना है कि विमान शायद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। एक पश्चिमी सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक यह यूक्रेन समर्थन को कमजोर करने और अमेरिका व कनाडा के कार्बोहाइड्रेट निर्यात को निशाना बनाने के लिए एक रूसी अभियान हो सकता है। यह घटना अलग थलग नहीं थी, ऐसा जर्मनी में भी हुआ था। यदि यह भविष्य का संकेत है तो वास्तव में कोई भी सुरक्षित नहीं है। वैश्विक सुरक्षा के लिए इस नए खतरे को बेहतर समझने के लिए आइए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल टास्क्स के इतिहास और कार्यों में गहराई से जानें। यह नई जासूसी एजेंसी क्या है और यह यूक्रेन, अमेरिका व अन्य देशों के लिए किस प्रकार का खतरा उत्पन्न करती है? क्या यह सिर्फ धमकी है या पुतिन को वास्तव में वैश्विक स्तर पर नुकसान पहुंचाने की शक्ति मिल गई है? चलिए रूस में जासूसी के रोचक इतिहास पर एक नजर डालते हैं। यह हमें रूस की नवीन जासूसी इकाई एसएसडी को समझने का एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। मुझ पर भरोसा कीजिए जब मैं कहता हूं कि यह उतना ही दिलचस्प है जितना रूसी इतिहास हो सकता है। तो रूस में जासूसी सदियों पुरानी है, एसएसडी या यहाँ तक कि केजीबी से भी बहुत पहले की। प्राचीन रूस में शासकों के पास मुखबिरों और जासूसों का एक नेटवर्क था जो संभावित खतरों के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करता था। इनका प्रारंभिक प्रयोग 16वीं सदी में इवान द टेरिबल के शासन में हुआ था। इवान ने ओप्रिचनिना की स्थापना की, जो एक राज्य नीति थी जिसमें ओप्रिचनिकी नामक गुप्त पुलिस शामिल थी। उनका काम असंतोष दबाना और जार के दुश्मनों की खुफिया जानकारी एकत्र करना था। ओप्रिचनिकी अपनी क्रूर यातना और फांसी जैसी तरीकों के लिए कुख्यात थे। रूस के विस्तार के साथ जासूसी राज्य के हितों की रक्षा और नियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो गई। 18वीं सदी तक पीटर द ग्रेट के शासन में रूस ने एक अधिक संगठित खुफिया नेटवर्क विकसित किया। पीटर ने प्रायः ब्रजिंस्की प्रोतिकाज नामक एक सरकारी विभाग की स्थापना की जो आंतरिक सुरक्षा और खुफिया जानकारी के लिए उत्तरदायी था। इस विभाग ने भविष्य की कई खुफिया एजेंसियों की नींव रखी। यह विभाग विदेशी सरकारों, सैन्य क्षमताओं और रूस के प्रति संभावित खतरों की जानकारी इकट्ठा करने पर केंद्रित था। 19वीं सदी में रूसी साम्राज्य आंतरिक की और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा था। इसमें क्रांतिकारी आंदोलन और विदेशी दुश्मन जैसी चुनौतियां शामिल थीं। 1826 में त्सार निकोलस प्रथम ने इन खतरों से निपटने हेतु हिज इंपीरियल मैजेस्टीज ऑन चांसलरी का तीसरा विभाग स्थापित किया। इस गुप्त पुलिस संगठन को 3 काम दिए गए थे। इसका काम था राजनीतिक विरोधों पर निगरानी रखना, जासूसी करके क्रांतिकारी गतिविधियों की जानकारी जुटाना। इन कामों को करके तीसरे विभाग ने रूसी साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। यह खासकर तब स्पष्ट हुआ जब बड़े राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल हुए। केजीबी के सोवियत खुफिया एजेंसी बनने से पहले रूस में जासूसी के लिए अन्य संगठनों ने आधार रखा था। ओखराना रूसी साम्राज्य की महत्वपूर्ण गुप्त पुलिस थी, जिसकी स्थापना 19वीं सदी के अंत में हुई थी। ओखराना का काम राजनीतिक प्रदर्शनों और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। उन्होंने घुसपैठ, निगरानी
और गुप्त अभियानों जैसी कई रणनीतियां अपनाई। उनके तरीके अक्सर निर्दयी होते थे और वे गंदे तरीकों के इस्तेमाल के लिए जाने जाते थे। एक तरीका था जासूसों का इस्तेमाल, जो क्रांतिकारी समूहों में घुसकर उन्हें अपराध के लिए उकसाते थे। यह अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने का बहाना दे देता था। अपनी क्रूर रणनीतियों के बावजूद ओखराना को क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यही वह कारण था जिसने अंततः 1917 की रूसी क्रांति को जन्म दिया। अब जासूसी, हत्या और तोड़फोड़ जैसे विषयों पर बने वीडियो को प्रमोट करना मुश्किल है। एल्गोरिदम इन्हें दबा देता है और क्रेमलिन चाहता है कि ये गायब हो जाएं। इस कहानी को महत्वपूर्ण मानने पर लाइक और सब्सक्राइब करें। यह इस वीडियो को चुप्पी से बाहर निकालकर सीधे उन चर्चाओं तक पहुंचाने में मदद करता है जिन्हें रूस टालना चाहता है। क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने चेका नामक एक गुप्त पुलिस संगठन की स्थापना की, जिसे 2 कार्य सौंपे गए थे। ये थे नई सोवियत सरकार की सुरक्षा करना और प्रतिपलटकारी गतिविधियों से लड़ना। फेलिक्स जर्जिंस्की के नेतृत्व में चेका ने अपनी क्रूर तरीकों के लिए जल्दी ही एक खतरनाक पहचान बना ली। यह समूह राज्य के कथित शत्रुओं की तलाश में नहीं रुका। रूसी गृहयुद्ध के दौरान चेका ने बोल्शेविक सत्ता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। विरोधियों को खत्म करने के लिए उन्होंने सामूहिक गिरफ्तारी, फांसी और बलपूर्वक श्रम शिविर जैसी रणनीतियों का प्रयोग किया। चेका ने वर्षों में कई बदलाव और नाम परिवर्तन देखे और अंततः यह जीपीयू या स्टेट पॉलिटिकल डायरेक्टोरेट, फिर ओजीपीयू या यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिकल डायरेक्टोरेट बन गया। इन संगठनों ने चेका की क्रूर दमन और खुफिया सूचना संग्रह की परंपरा को जारी रखा। इन्हीं संगठनों ने केजीबी के अंततः गठन की नींव रखी। केजीबी या कोमिटेड गुसोदोस्तानोई बेजोपोस्नोस्ती को आधिकारिक रूप से 1954 में स्थापित किया गया था। इसे सोवियत संघ की मुख्य सुरक्षा एजेंसी के रूप में बनाया गया था। केजीबी कई तरह की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार थी। इसमें खुफिया जानकारी एकत्र करना, रिपोर्टिंग, आंतरिक सुरक्षा और विरोध को दबाना शामिल था। यह जल्दी ही सोवियत संघ की सबसे शक्तिशाली और डरावनी संगठनों में से एक बन गई। इसने नागरिकों पर नियंत्रण और बाहरी खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीत युद्ध के समय केजीबी का प्रभाव सोवियत संघ की सीमाओं से कहीं दूर तक था। यह एजेंसी अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ जासूसी गतिविधियों में गहराई से शामिल थी। इसका उद्देश्य सैन्य क्षमताओं, राजनीतिक रणनीतियों और तकनीकी प्रगति की जानकारी एकत्रित करना था। इस अवधि में केजीबी जासूसी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण एल्ड्रिच एम्स की भर्ती थी। वह एक सीआईए अधिकारी थे जिन्होंने लगभग 10 साल तक केजीबी को बेहद गोपनीय जानकारी दी थी। एम्स की गद्दारी के कारण सीआईए की कई कार्रवाइयां समझौता हुईं और सोवियत संघ में अनेक अमेरिकी जासूस पकड़े गए। केजीबी ने पश्चिमी सरकारों को अस्थिर करने और साम्यवादी प्रभाव बढ़ाने के लिए गुप्त अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन अभियानों में कई देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों और आंदोलनों को आर्थिक मदद और समर्थन देना शामिल था। इसमें पश्चिमी सरकारों को कमजोर करने के प्रचार अभियान शामिल थे। यह सोवियत एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। साथ ही केजीबी सोवियत संघ की आंतरिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करती थी। इसमें राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों को दबाना, संदिग्ध दुश्मनों पर नजर रखना और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी सुनिश्चित करना शामिल था। केजीबी के तरीके अक्सर क्रूर होते थे। एजेंसी खतरों को खत्म करने के लिए यातना, कैद और फांसी जैसे तरीकों के इस्तेमाल के लिए जानी जाती थी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ केजीबी का भी अंत हुआ। हालांकि इसका प्रभाव सोवियत संघ के बाद रूसी खुफिया और सुरक्षा संचालन को आकार देता रहा। कई पूर्व केजीबी अधिकारी रूसी सरकार में नई भूमिकाओं में गए। इससे देश के खुफिया संचालन में निरंतरता बनी रही। केजीबी सबसे प्रसिद्ध सोवियत खुफिया एजेंसी थी, परंतु यह एकमात्र नहीं थी। जीआरयू या स्क्रीन पर अभी जो जटिल नाम है, मैं उसे उच्चारित करने की कोशिश भी नहीं करूंगा, सोवियत सैन्य खुफिया एजेंसी के रूप में कार्य करता था। यह आधुनिक रूस में आज भी संचालित है। जीआरयू की स्थापना 1918 में हुई और इसने सोवियत संघ और रूस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सैन्य खुफिया जानकारी जुटाई, गुप्त अभियान चलाए और सोवियत सैन्य रणनीति का समर्थन किया। जीआरयू विभिन्न निदेशालयों में संगठित है जो सैन्य खुफिया के अलग अलग पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसमें मानव खुफिया जानकारी एकत्र करना, सिगिंट सिग्नल्स इंटेलिजेंस या सिग्नल इंटेलिजेंस और एलैंड या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस शामिल हैं। जीआरयू ने विश्व भर के दूतावासों में सैन्य अताशे का एक नेटवर्क संचालित किया जो विदेशी सैन्य क्षमताओं और विकास पर खुफिया जानकारी एकत्रित करते हैं। जीआरयू की मुख्य गतिविधियों में शीत युद्ध के दौरान
नाटो और पश्चिमी सैन्य प्रतिष्ठानों में घुसपैठ, साथ ही अफगानिस्तान, सीरिया और यूक्रेन में सोवियत और रूसी सैन्य हस्तक्षेपों का समर्थन शामिल था। GRU को 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की हैकिंग सहित कई उच्च प्रोफाइल साइबर जासूसी अभियानों से जोड़ा गया है। रूस के पास FSB भी है, जिसे फेदोरोनाया स्लुस्पा बेजोपोसनोस्ती के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक रूस की प्रमुख घरेलू सुरक्षा एजेंसी है। 1995 में KGB की घरेलू सुरक्षा बलों के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित FSB काउंटर इंटेलिजेंस, आतंकवाद विरोधी और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। FSB रूसी राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करता है और राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। FSB की गतिविधियों में राजनीतिक विरोध की निगरानी और दमन, संदिग्ध आतंकवादियों और विदेशी जासूसों पर नजर रखना और तोड़-फोड़ व विध्वंस रोकना शामिल है। यह एजेंसी साइबर सुरक्षा प्रयासों में भी शामिल है, जो रूसी सरकार और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को साइबर खतरों से बचाने के लिए काम करती है। हाल के वर्षों में FSB कई मुख्य मामलों में शामिल रही है। इसमें अलेक्सी नवाल्नी को जहर देने और पश्चिमी देशों पर साइबर हमलों में कथित संलिप्तता शामिल है। रूस में जासूसी का लंबा और जटिल इतिहास है, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। रूस ने ओप्रिचनिकी और प्रियोब्राजिंस्की प्रोतोकाज से लेकर KGB, GRU और FSB तक एक परिष्कृत और शक्तिशाली खुफिया तंत्र विकसित किया है। यह समृद्ध इतिहास रूस की नई जासूसी एजेंसी SSD की भूमिका और महत्व को समझने की पृष्ठभूमि तैयार करता है। चलिए रूस की ताजा पेशकश की गहराई में जाते हैं। स्पेशल टास्क विभाग SSD की स्थापना की कहानी 2023 से शुरू होती है और काफी रोचक है। उस साल रूस और पश्चिम के बीच यूक्रेन को लेकर वैश्विक तनाव चरम पर था। रूस ने SSD का गठन किया ताकि वह अधिक दक्षता और सटीकता के साथ काम कर सके, अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए। इसे पश्चिमी देशों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था, वो भी बहुत ही परिष्कृत और निर्मम तरीकों से। SSD को पूरी तरह से नए सिरे से नहीं बनाया गया था। इसने विभिन्न मौजूदा खुफिया एजेंसियों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को एकजुट किया। ऐसा समझिए कि जासूसों, विश्लेषकों और ऑपरेटिव्स का एक सुपर समूह बनाया जा रहा है, जिनमें हर किसी की अद्वितीय क्षमताएं हों। इससे रूस ने अपने ऑपरेशनों को सुगम बनाकर बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य रखा, जो उन्हें धीमा कर सकती थी। अनुभवी विशेषज्ञों की उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया कि एजेंसी तुरंत काम शुरू कर सके, क्योंकि सभी को पहले से ही अपने कर्तव्यों का ज्ञान था। यह नई जासूसी एजेंसी मास्को और रूसी सैन्य खुफिया मुख्यालय द्वारा संचालित है। मास्को के बाहरी इलाके में स्थित यह विशाल कांच और स्टील का परिसर, जिसे एक्वेरियम कहा जाता है, एक रणनीतिक स्थान है। यह विभिन्न खुफिया और सैन्य इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। यह संचालन की योजना बनाने और उन्हें निर्बाध रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक सुरक्षित माहौल भी देता है। यह केंद्रीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि SSD ने रूस की खुफिया सेवाओं के तत्वों को एकजुट किया है। इसने FSB की कुछ शक्तियां और यूनिट 200915-5 को अपने में समाहित कर लिया है। यूनिट 200915-5 एक रूसी सैन्य खुफिया इकाई है, जो विदेशों में हत्याएं और यूरोप को अस्थिर करने वाली गतिविधियां करती है। रूसी जासूसी के केंद्र में होने के कारण इसका स्थान अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। रूस की जासूसी समुदाय के अनुभवी अधिकारी इस विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे यह और भी खतरनाक बन गया है। SSD के प्रमुख कर्नल जनरल आंद्रेई व्लादिमीरोविच अवेरियानोव हैं। अश्काबाद में जन्मे अवेरियानोव रूसी सैन्य अभियानों के एक अनुभवी दिग्गज हैं। वह SSD के संचालन की कमान संभाल रहे हैं। इससे पहले अवेरियानोव GRU यूनिट 31155 के कमांडर थे। उनकी पृष्ठभूमि और उच्च जोखिम वाले गुप्त अभियानों के अनुभव को देखते हुए SSD का नेतृत्व करना उनके लिए सटीक फिट लगता है। यह व्यक्ति इतने उच्च पद पर हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें रूस का सर्वोच्च सम्मान हीरो ऑफ रशिया मेडल प्रदान किया। यह तब हुआ जब वे क्रीमिया पर कब्जा और उसके विलय में शामिल थे। अवेरत्यानोव का नाम कई हाई प्रोफाइल मिशनों से जुड़ा है, जैसे 2018 में यूके में सर्गेई स्क्रिपाल को जहर देना। चेक गणराज्य ने तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। उन पर 2014 में चेक गोला बारूद डिपो में हुए विस्फोट में शामिल होने का शक है। अवेरियानोव का GRU के भीतर काफी व्यापक नेटवर्क है, जो उनके व्यक्तिगत संबंधों से स्पष्ट है। उदाहरण के तौर पर स्क्रिपल विषाक्तकरण के संदिग्धों में से एक अनातोली छापीगा 2017 में अवेरियानोव की बेटी की शादी में शामिल हुए थे।
यह घनिष्ठ समूह GRU और SSD के ऑपरेटिव्स के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। अवेरियानोव के दाहिने हाथ के रूप में उनके साथ खड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल इवान सेगरोविच कास्यानेंको। कास्यानेंको का शुरुआती करियर रहस्यमय हो सकता है, परंतु खुफिया समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा सुदृढ़ है। अवेरियानोव के डिप्टी के रूप में कास्यानेंको SSD अभियानों के समन्वयन और क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाते हैं। स्क्रिपा झारखंड मिशन में पूरी तरह शामिल रहीं, लेकिन उनकी विशेषज्ञता केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं है। कास्यानेंको की अफ्रीका में भी महत्वपूर्ण मौजूदगी है। 2023 में प्रोगोजिन की मृत्यु के पश्चात SSD ने अफ्रीका में वैगनर के अभियानों का नियंत्रण संभाल लिया। कास्यानेंको ने इन कदमों को प्रेरित किया। उनका प्रभाव विश्वव्यापी था। अफ्रीका में उन्होंने सैन्य झुंडों को सुरक्षा दी और अभियानों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर धन जुटाया। कास्यानेंको के नेतृत्व में SSD का प्रभाव व्यापक रूप से फैला हुआ है। SSD खेल में एक नया नाम मात्र नहीं है, यह एक शक्तिशाली ताकत है जिसमें अवेरियानोव और कास्यानेंको जैसे अनुभवी नेता हैं जो आक्रामक जासूसी रणनीतियों को जारी रखते हैं। वे रूस की जासूसी क्षमता की निरंतरता और विकास का प्रतीक हैं, जो शीत युद्ध से लेकर आज के गुप्त अभियानों तक फैली हुई है। इन व्यक्तियों और उनकी SSD भूमिकाओं का विवरण नई इकाई की क्षमताओं और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर प्रकाश डालता है। SSD को विशेष विभागों में बांटा गया है, जिनमें से हर एक जासूसी और गुप्त मिशनों के अलग अलग पहलुओं पर फोकस करता है। यही गुण SSD को प्रभावी बनाता है, क्योंकि प्रत्येक विभाग अपनी क्षमताओं को पूर्णता तक विकसित करता है। साइबर जासूसी विभाग हैकिंग और साइबर युद्ध देखता है। यह नेटवर्क में घुसपैठ कर संवेदनशील जानकारी चुराता और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाता है। तोड़फोड़ संचालन विभाग भौतिक तोड़फोड़ का ध्यान रखता है। ये इम्परेटिव्स अति जोखिमी और विनाशकारी मिशन पूरे करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की साजिश रचना शामिल है। वे साइबर टीम के साथ मिलकर डिजिटल और भौतिक दोनों रूपों में हमले करने का काम करते हैं। SSD का सबसे गुप्त हिस्सा हत्या इकाई है। इन ऑपरेटिव्स को रूस के हितों के लिए खतरा बनने वाले उच्च मूल्य लक्ष्यों को मारने का काम दिया जाता है। उनके मिशन सुनियोजित होते हैं और सटीकता से पूरे किए जाते हैं। वे अक्सर अपने शामिल होने का कोई सबूत नहीं छोड़ते। एक और महत्वपूर्ण विभाग है दुष्प्रचार और प्रचार शाखा। यह टीम झूठी सूचना और प्रचार के माध्यम से प्रतिद्वंद्वियों को भ्रमित और अस्थिर करती है। वे फर्जी खबरें बनाते और फैलाते हैं, सोशल मीडिया को नियंत्रित करते हैं। यह सब सरकार की संस्थाओं में जनता के विश्वास को कमजोर करने के लिए किया जाता है। फिर इंटेलिजेंस एनालिसिस डिवीजन है। यह विभिन्न स्रोतों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने और उसकी व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार है। वे SSD के अभियानों को मार्गदर्शित करने वाली रणनीतिक जानकारी देते हैं। यह हर कदम की सटीकता और ताजगी सुनिश्चित करता है। SSD में शामिल होना आसान नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये काम कौन करता है और वे इसमें कैसे शामिल होते हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया बहुत ही चयनात्मक होती है। ऑपरेटिव्स को अन्य खुफिया एजेंसियों और श्रेष्ठ सैन्य इकाइयों से चुना जाता है। चयन प्रक्रिया कठिन होती है, जिसमें परीक्षण, साक्षात्कार और पृष्ठभूमि जांच शामिल है। केवल सबसे कुशल और वफादार व्यक्ति ही चयनित होते हैं। चयन के बाद ऑपरेटिव्स को SSD में काम करने हेतु व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में उन्नत जासूसी तकनीकें, साइबर युद्ध, तोड़फोड़ की रणनीतियां और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन शामिल हैं। वे विदेशी भाषाएं और संस्कृतियां सीखते हैं ताकि विदेशी मिशनों में आसानी से घुल मिल सकें। प्रशिक्षण शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन है। यह ऑपरेटिव्स को उनकी सीमाओं तक धकेलता है ताकि सुनिश्चित हो कि वे उच्च जोखिम वाले मिशनों के तनाव व दबाव को संभाल सकें। SSD एक सख्त आचार संहिता के तहत काम करता है, जो वफादारी, गोपनीयता और दक्षता पर जोर देती है। ऑपरेटिव्स से पेशेवराना और ईमानदार होने की उम्मीद की जाती है। आचार्य संहिता के उल्लंघन पर कड़ी सजा मिलती है। SSD में आपसी भाईचारा और सहयोग की मजबूत भावना होती है। ऑपरेटिव्स एक दूसरे पर समर्थन व मार्गदर्शन के लिए निर्भर रहते हैं। यह एक मजबूत समुदाय बनाता है जो एक अच्छी मशीन की तरह काम करता है। नियमित टीम बिल्डिंग गतिविधियां और सामूहिक लक्ष्य एकता की भावना को सुदृढ़ करते हैं। देशभक्ति और कर्तव्य SSD के सिद्धांतों को प्रेरित करते हैं। ऑपरेटिव्स रूस के हितों और भू राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यह प्रतिबद्धता उन्हें सबसे खतरनाक मिशन लेने के लिए प्रेरित करती है, अक्सर अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालकर। एक चीज जो SSD को अलग बनाती है वह है इसका अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग। इस यूनिट के पास साइबर युद्ध, निगरानी और संचार तकनीकों में नवीनतम प्रगति उपलब्ध है।
यह तकनीकी बढ़त एसएसडी को आक्रामक और रक्षात्मक अभियानों में महत्वपूर्ण लाभ देती है। साइबर जासूसी विभाग नवाचार में अग्रणी हैं। वे उन्नत हैकिंग उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हैं। यह उन्हें सुरक्षित नेटवर्क में घुसपैठ करके गोपनीय जानकारी चुराने और साइबर हमले करने में मदद करता है। इन टूल्स को लगातार अपडेट किया जाता है ताकि वे विरोधियों की सुरक्षा से आगे रह सकें। एसएसडी साइबर तकनीक के साथ साथ जटिल जासूसी उपकरणों का भी इस्तेमाल लक्ष्यों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए करता है। इसमें रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रदान करने वाले सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन और अन्य अत्याधुनिक उपकरण शामिल हैं। मानव विशेषज्ञता और तकनीकी कौशल का मिश्रण एसएसडी को जासूसी जगत में एक शक्तिशाली बल बनाता है। एसएसडी की संरचना को समझने के बाद आइए उनके उद्देश्यों और कार्यक्षेत्र पर एक नजर डालें। यहीं पर हम एसएसडी के असली मकसद और इसके बनाए जाने के कारणों की गहराई में जाते हैं। पुतिन के दिमाग में आखिर क्या है? एसएसडी का प्रमुख लक्ष्य पश्चिमी देशों को बाधित और अस्थिर करने वाले अभियान चलाना है। यह रूस का पश्चिमी प्रभाव और हस्तक्षेप के खिलाफ प्रतिक्रिया देने का तरीका है, जैसा वे मानते हैं। यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। एसएसडी ग्लवनोय राजवेदिवतिलनोय उप्रावलनीय के व्यापक दायरे के तहत काम करता है। तो चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। एसएसडी के मुख्य ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में से एक साइबर जासूसी है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। आज की दुनिया में साइबर युद्ध एक प्रमुख युद्ध क्षेत्र है और एसएसडी के पास इसके लिए पूरा विभाग है। ऑपरेटिव्स जासूसी की दुनिया में टेक्नोलॉजी के जादूगर होते हैं। वे नेटवर्क हैक कर संवेदनशील जानकारी चुराते हैं और महत्वपूर्ण ढांचे भी बाधित करते हैं। कल्पना कीजिए कि वे सरकारी डाटाबेस में घुसपैठ या पावर ग्रिड को बाधित कर रहे हैं। उनका प्रभाव काफी गहरा हो सकता है। वे अत्याधुनिक और लगातार विकसित होती तकनीकों का उपयोग करते हैं जो सुरक्षा उपायों से आगे रहती हैं। आइए कुछ हालिया घटनाओं पर नजर डालते हैं जो साइबर युद्ध की ताकत और इसकी विनाशकारी क्षमता को दिखाती हैं। एसएसडी के इस विभाग में मेहनत करने की वजह इससे होने वाली अफरा तफरी देखकर समझ आती है। सर्वप्रथम आपल्याकडे एसएएलटी टायफून हल्ले आहेत। नवंबर 2024 में एसएएलटी टायफून नामक चीनी हैकर समूह ने कम से कम 8 अमेरिकी टेलीकॉम प्रदाताओं को हैक किया। उन्होंने यहीं नहीं रुके, उन्होंने 20 से अधिक अन्य देशों की टेलीकॉम कंपनियों को भी निशाना बनाया। इन हैकरों ने ग्राहक कॉल डेटा और कानून प्रवर्तन निगरानी अनुरोधों से डेटा चुराने में भी सफलता पाई। उन्होंने सरकारी और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल लोगों की निजी संचार जानकारी भी चुरा ली। यह दर्शाता है कि साइबर जासूसी कितनी व्यापक और आक्रामक हो सकती है। अगला उदाहरण ईरानी हैकरों का है। ये लोग इजराइल, यूएई, तुर्की, भारत और अल्बानिया में एरोस्पेस, रक्षा और विमानन उद्योगों को लक्षित कर रहे हैं। उन्होंने लिंक्डइन पर खुद को भर्तीकर्ता बताकर नकली नौकरी के ऑफर के जरिए मेलवेयर फैलाया। उनका उद्देश्य लक्ष्यों की जासूसी कर संवेदनशील डेटा चोरी करना था। यह अभियान 2023 में शुरू होकर 2024 तक चला, जो दर्शाता है कि ये हमले कितने निरंतर और लक्षित हो सकते हैं। फिर यूक्रेन पर रूसी साइबर हमलों का मामला है। अक्टूबर 2024 में रूसी एजेंटों ने विश्व भर के लगभग 60 यूक्रेनी दूतावासों और सरकारी एजेंसियों को बम धमकी वाले ईमेल भेजे। रूसी साइबर अपराधियों ने यूक्रेन के भर्ती उम्र के पुरुषों को जानकारी चोरी करने वाला मेलवेयर भेजा। यह यूक्रेन की सैन्य भर्ती प्रयासों को बाधित करने के लिए किया गया था। यह स्पष्ट उदाहरण है कि साइबर हमले किसी देश को अस्थिर और बाधित करने के लिए किस प्रकार किए जा सकते हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि एसएसडी साइबर युद्ध में इतना अधिक निवेश क्यों कर रहा है। एसएसडी जिस एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है वह है भौतिक तोड़फोड़। इसमें ऐसे अभियान शामिल होते हैं जिनका लक्ष्य किसी देश की प्रमुख सुविधाओं को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना होता है। उदाहरण के लिए वे ऊर्जा अवसंरचना, परिवहन नेटवर्क या सैन्य ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं। ये उच्च जोखिम वाले मिशन होते हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक योजना और क्रियान्वित करने की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य अधिकतम अव्यवस्था और अराजकता फैलाकर लक्षित देश को सुचारू रूप से काम करने से रोकना है। अगला है हत्या इकाई। यह समूह उन प्रमुख व्यक्तियों को खत्म करने का काम करता है जिन्हें रूस के हितों के लिए खतरा माना जाता है। लक्ष्य राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, असंतुष्ट या विदेशी एजेंट भी हो सकते हैं। हत्याएं बड़ी सटीकता से की जाती हैं और अक्सर एसएसडी की संलिप्तता का कोई सुराग नहीं छोड़ती। यह उनके अभियानों का अंधेरा और खतरनाक पक्ष है, परंतु रूस के रणनीतिक लक्ष्यों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समझा जाता है। हम वीडियो में आगे एसएसडी द्वारा की गई काली क्रूरताओं के वास्तविक उदाहरणों पर चर्चा करते समय इस लक्ष्य के बारे में और बात करेंगे। एसएसडी के मुख्य दायित्वों में गलत सूचना और प्रचार भी शामिल हैं। इसमें झूठी जानकारी और प्रचार फैलाना शामिल है जिससे लक्षित समाजों में फूट और भ्रम पैदा हो। वे फर्जी खबरें फैलाने, सोशल मीडिया में हेरफेर
और मनोवैज्ञानिक अभियान चलाने के लिए कई माध्यमों का उपयोग करते हैं। इसका लक्ष्य सरकारी संस्थाओं में जनता के भरोसे को कम करना और अस्थिरता एवं अनिश्चितता की भावना उत्पन्न करना है। एसएसडी का अन्य प्रमुख कार्य गुप्त सूचनाएं जुटाना है। वे पश्चिमी सरकारों, सेनाओं और खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों और इरादों की जानकारी जुटाते और विश्लेषण करते हैं। यह खुफिया जानकारी उनकी योजनाओं और अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह रणनीतिक जानकारी देती है जिससे वे सूचित निर्णय ले सकते हैं और विरोधियों से आगे रह सकते हैं। एसएसडी का जनादेश और उद्देश्य रूस की व्यापक भू राजनीतिक रणनीति को प्रदर्शित करता है। यह विश्व में बढ़त पाने और पश्चिम से आने वाले खतरों से निपटने के बारे में है। ये प्रेरणाएं समझने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि रूस अपना प्रभाव जमाने के लिए कहां तक जा सकता है। तो सामान्य बातों से हटकर इस विभाग ने अपनी शुरुआत से अब तक क्या किया है? हाँ, यह नया है, लेकिन शानदार टीम के साथ बहुत व्यस्त रहा होगा। ऐसा ही है। एसएसडी की प्रमुख घटनाओं में से एक रूस में वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर की जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी थी। अप्रैल 2023 में एक हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार के शामिल होने की वजह से यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। एसएसडी ने इस गिरफ्तारी की योजना बनाई और रिपोर्टर पर रूसी सैन्य गतिविधियों की संवेदनशील जानकारी पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के लिए इकट्ठा करने का आरोप लगाया। इस घटना ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, बल्कि पश्चिमी खुफिया प्रयासों का मुकाबला करने में एसएसडी की भूमिका भी दिखा दी। इससे स्पष्ट है कि रूस अपने रहस्यों और हितों की सुरक्षा हेतु कठोर कदम उठाने को तत्पर है। एसएसडी के एक उल्लेखनीय मामले में अनमीर पेपरगेव पर हत्या के प्रयास की घटना शामिल थी। वह जर्मन हथियार निर्माता राइनामेटल के सीईओ हैं। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने जर्मन हथियार निर्माता के प्रमुख की हत्या की रूसी साजिश को विफल कर दिया था। ये CNN के अनुसार है। राइनामेटल के सीईओ अमीन पॉपबर्गा यूरोपीय रक्षा उद्योग के उन अधिकारियों में शामिल थे जिन्हें क्रेमलिन ने निशाना बनाया था, ऐसा प्रसारक का दावा है। अमेरिकी खुफिया सेवाओं ने इस योजना का विवरण जर्मन अधिकारियों को सौंपा। पॉपबर्गा यूक्रेन युद्ध प्रयासों के महत्वपूर्ण समर्थक हैं। उनकी कंपनी ने तोपगोले एवं सैन्य वाहन निर्मित किए हैं। पेपरगे की हत्या की साजिश रूस की उन योजनाओं का हिस्सा थी जिनमें यूरोप में यूक्रेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने वाले रक्षा उद्योग के अधिकारियों की हत्या करना शामिल था। राइनमेटल दुनिया की सबसे बड़ी तोप और टैंक गोला निर्माता कंपनियों में से एक है। अपने युद्ध प्रयासों को देखते हुए उसका सूची में होना निश्चित था। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से यह देश यूक्रेन की बेहतर सहायता के लिए अपना उत्पादन बढ़ा रहा है। इस ऑपरेशन ने एसएसडी की उन्नत योजना और आक्रामक रणनीति को दिखाया। अमेरिका की सहभागिता से एसएसडी योजना का पता चला और उसे विफल कर दिया गया। यह प्रयास असफल रहा, किंतु इसने हाई प्रोफाइल ऑपरेशनों में एसएसडी की क्षमता प्रदर्शित की। एसएसडी पश्चिमी देशों में प्रमुख सुविधाओं को निशाना बनाकर तोड़-फोड़ गतिविधियों में भी शामिल रहा है। उन्होंने साइबर हमलों से पावर ग्रिड और संचार नेटवर्क बाधित करने की योजना बनाई। इससे अस्थायी ब्लैकआउट और संचार बाधित हुआ। एसएसडी के ऑपरेटिव्स ने बर्लिन में डीएल कंपनी की फैक्ट्री में आग लगा दी, जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करती थी। एसएसडी से जुड़ी अन्य घटनाओं में पोलैंड के शॉपिंग मॉल में आग लगाने की कोशिश, फ्रांस में होटल में बम विस्फोट और यूक्रेन में सुपरमार्केट और कैफे जलाने की विफल रूसी साजिश शामिल है। जैसे ये सब कुछ काफी नहीं था, एसएसडी पर ट्रांजिट हब्स में बम लगाने का भी शक किया गया है। एक साजिश में उत्तरी अमेरिका जाने वाले मालवाहक विमानों पर आग लगाने वाले उपकरणों वाले पैकेज रखे गए थे। इस साजिश के कारण जर्मनी के एक कुरियर हब और इंग्लैंड के एक वेयरहाउस में पैकेजों में आग लग गई थी। ये हमले रूस द्वारा यूक्रेन के सहयोगियों पर किए जा रहे तोड़फोड़ अभियान का हिस्सा थे और ये अंतिम योजना भी नहीं थी, जो स्थिति को और बदतर बनाता है। ये परीक्षण भविष्य में उत्तर अमेरिका जाने वाले विमानों को निशाना बनाने और नष्ट करने की एक बड़ी साजिश की तैयारी के तौर पर किए गए थे, ऐसा संदेह है। 2023 के अंत में यूक्रेनी भर्ती कार्यालयों पर बम हमलों की श्रृंखला एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन थी। ये हमले यूक्रेन की लामबंदी की कोशिशों को बाधित करने के लिए अच्छी तरह से योजनाबद्ध और क्रियान्वित किए गए थे। एसएसडी ने भर्ती कार्यालयों पर हमले कर यूक्रेन की भर्ती क्षमताओं को बाधित करने का प्रयास किया। इन विस्फोटों ने भय और अफरा तफरी फैला दी। लामबंदी प्रक्रिया अधिक जटिल हो गई और यूक्रेन की सैन्य तैयारियों प्रभावित हुई। उच्च प्रोफाइल घटनाओं के अतिरिक्त एसएसडी कई गोपनीय अभियानों में भी शामिल रहा है। वे सुर्खियों में कम आते हैं पर उतने ही खतरनाक हैं। इनमें खुफिया जानकारी एकत्र करने, गलत सूचना फैलाने और छोटे स्तर के तोड़फोड़ के मिशन शामिल हैं। ये ऑपरेशन रूस के रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए
सावधानीपूर्वक योजनित और क्रियान्वित होते हैं। इस दौरान यह विरोधियों की स्थिरता और सुरक्षा को कमजोर करता है। ये घटनाएं अनदेखी नहीं हुई हैं। पश्चिमी देशों ने एसएसडी की मौजूदगी और गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए कई कदम उठाए हैं। साइबर सुरक्षा उदाहरण के लिए को काफी हद तक मजबूत किया गया है। विश्व की सरकारों ने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा में निवेश बढ़ाया है। 2024 में सूचना सुरक्षा पर वैश्विक खर्च 183.9 अरब अमेरिकी डॉलर अनुमानित है। 2025 में सूचना सुरक्षा पर वैश्विक खर्च का अनुमान डॉलर 212 अरब है। निजी कंपनियों के साथ मिलकर वे अधिक मजबूत प्रणालियां और सुरक्षा तंत्र विकसित कर रहे हैं। यह एक उल्लेखनीय वृद्धि है। खुफिया जानकारी के मामले में नेटो सदस्य और सहयोगी देशों की एजेंसियों ने सहयोग और सूचना साझाकरण के प्रयास बढ़ा दिए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य एसएसडी संचालन को बेहतर समझना और उसका जवाब देना है। संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित कर ये एजेंसियां एसएसडी से आगे रहने और उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करती हैं। एसएसडी की गतिविधियों से निपटने के लिए राजनयिक दबाव भी डाला गया है। पश्चिमी देशों ने रूस की जासूसी गतिविधियों पर पारदर्शिता की मांग के लिए राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल किया है। दूसरी ओर उच्च स्तरीय बैठकों में राजनयिकों ने एसएसडी के खिलाफ कार्रवाई समन्वित करने का प्रयास किया है। ये कूटनीतिक प्रयास वैश्विक स्तर पर रूस को अलग थलग करने हेतु किए जा रहे हैं। इनका लक्ष्य रूस के गुप्त अभियानों की लागत बढ़ाकर उन्हें अस्थिर करना भी है। एकजुट होकर देश यह स्पष्ट संदेश दे सकता है कि ऐसी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एसएसडी के दुष्प्रचार के जवाब में पश्चिमी देशों ने अपनी जवाबी दुष्प्रचार रणनीतियां शुरू कर दी हैं। इन पहलों में झूठी जानकारी की पहचान व उजागर करना, सही रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना और जनता को प्रचार के खतरों के बारे में शिक्षित करना शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने फर्जी अकाउंट्स, बॉट्स और भ्रामक सामग्री का पता लगाने और हटाने की नीतियों को लागू कर दुष्प्रचार से लड़ने में अहम भूमिका निभाई है। ये प्रयास झूठी जानकारी को रोककर एसएसडी के मनोवैज्ञानिक अभियानों का प्रभाव कम करने और सरकारी संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने का लक्ष्य रखते हैं। हमें बॉट्स के बारे में सीधा अनुभव है। इस चैनल को इनसे काफी नुकसान पहुंचा है। रूस पर जासूसी गतिविधियों के कारण आर्थिक प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव डाला गया है। इन उपायों का उद्देश्य आगे एसएसडी ऑपरेशनों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय विरोध प्रकट करना है। ये कार्रवाइयां एसएसडी की गतिविधियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकजुट प्रयास को दर्शाती हैं। हालांकि इनकी प्रभावशीलता अभी स्पष्ट नहीं है। इन प्रयासों के बावजूद एसएसडी अब भी एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। इसकी उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम, नवीनतम टेक्नोलॉजी और कुशल ऑपरेटर्स इसे वैश्विक समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती बनाते हैं। जैसे जैसे एसएसडी लगातार विकसित और अनुकूलित होता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियां और उपाय भी बदलने होंगे। एसएसडी से उत्पन्न खतरों का सामना करने और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सतत सतर्कता, सहयोग व नवाचार जरूरी होंगे। तो इन सब बातों के बाद रूस की अपनी सीमाओं के भीतर लोग एसएसडी को कैसे देखते हैं? रूस में एसएसडी अर्थात विशेष कार्य विभाग को लेकर लोगों की राय मिली जुली है। लोगों की इस विषय पर भिन्न भावनाएं हैं जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों और दृष्टिकोण पर आधारित हैं। कई रूसी एसएसडी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। वे सोचते हैं कि यह देश को विदेशी खतरों और आंतरिक असहमति से बचाने के लिए बेहद जरूरी है। यह विश्वास रूस के बाहरी दुश्मनों और राजनीतिक अस्थिरता से निपटने के लंबे इतिहास से आता है। सरकार ने एसएसडी को देशभक्त और आवश्यक संगठन के रूप में प्रस्तुत कर इस धारणा को आकार दिया। वे एसएसडी की भूमिका को राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण मानते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि यह उनकी सुरक्षा का अहम हिस्सा है। हालांकि एसएसडी के मामले में डर और अविश्वास की भावना भी है। कुछ लोगों को एजेंसी की दमनकारी रणनीतियों और गुप्त अभियानों के बारे में पता है। इससे उन्हें सत्ता के दुरुपयोग की संभावना को लेकर चिंता होती है। एसएसडी को लोग संदेह की नजर से देख सकते हैं, क्योंकि वे अपनी स्वतंत्रता और निजता पर इसके प्रभाव को लेकर चिंतित रहते हैं। मीडिया में एसएसडी की छवि पर राज्य के नियंत्रण और सेंसरशिप का गहरा असर है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण आक्रमण के बाद से रूसी मीडिया पर कड़ी कार्रवाई हुई है और स्वतंत्र पत्रकारिता प्रतिबंधित कर दी गई है। और वे मीडिया संस्थान जो सरकार की कहानी के अनुरूप नहीं होते, उन्हें अक्सर विदेशी एजेंट या अवांछनीय संगठन करार दिया जाता है। इससे एक ऐसा मीडिया माहौल बन गया है जहां एसएसडी को राज्य के एजेंडे के अनुरूप दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए, मीडिया अक्सर एसएसडी की भागीदारी को तोड़फोड़ और साइबर जासूसी जैसे गुप्त अभियानों में
रूस की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम के रूप में दिखाता है। वे एसएसडी के ऑपरेटिव्स को नायकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो देश के हितों की रक्षा के लिए लगातार मेहनत करते हैं। यह प्रस्तुतिकरण सरकार की कार्रवाइयों को सही ठहराता है और उसके सुरक्षा उपायों के लिए लोगों का समर्थन जुटाता है। हालांकि स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रायः भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। वे एसएसडी की विवादित गतिविधियों जैसे हत्या के प्रयास और गलत सूचना अभियानों पर रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टों में एजेंसी की दमनकारी रणनीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप कुछ लोग एसएसडी को राष्ट्रीय रक्षा के बजाय राज्य दमन का उपकरण मानते हुए उसकी अधिक आलोचना कर सकते हैं।